हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन सेशन आप लोगों के साथ, जो रहेगा ट्रायंगल का। ट्रायंगल के बारे में हमने काफी कुछ जाना, आगे हम और चीजों को जानेंगे कि ट्रायंगल आपको और कैसे समझना है। आगे ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी के बारे में और चर्चा करेंगे। जैसे अभी तक हमने इसमें जो पढ़ा है वो मैंने आपको ये समझाया। पहले उसके ऊपर एक मैं आपको ब्रीफ थोड़ा सा बता देता हूं कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है। इसके ऊपर मैं पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। इसी के साथ पहले सभी साथियों को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप देखेंगे और एक एक बात को मेरी समझेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। अगर आप मेरी बातों को समझना चाहते तो समझिए ध्यान से कि हमने ट्रायंगल के अंदर क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले देखा कि एक ट्रायंगल बनता कैसे है, एक ट्रायंगल के सभी कोनों के आंतरिक कोनों का जोड़ 180 डिग्री कैसे होता है, उसके सभी बाहरी कोनों का जोड़ 360 डिग्री कैसे होता है। फिर हमने इसमें यह पढ़ा कि भाई साहब अल्टरनेट एंगल्स क्या हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हैं। फिर हमने ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी के बारे में जानना स्टार्ट किया कि ट्रायंगल्स की और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक्यूट ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज है। इन सब के बारे में जाना और इनकी कंडीशंस को जाना। एक ट्रायंगल की बनने की कंडीशंस क्या हैं उनके बारे में जाना। इन सब चीजों को, पैटर्न को फॉलो किया। अब हम धीरे धीरे ट्रायंगल्स की और प्रॉपर्टी के अंदर जा रहे थे, जिसमें मैंने आपको कल इन सेंटर के बारे में बताया था कि इन सेंटर की जो प्रॉपर्टी होती है कि इन सेंटर कैसे बनता है और कैसे आप उसको समझ सकते हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। जो भी एक बहुत खास, वो भी एक क्या थी, बहुत ही खास प्रॉपर्टी थी कि इन सेंटर एक ट्रायंगल का कैसे बनता है। ठीक है, जहां पर सभी एंगल बाइसेक्टर, जहां पर कभी कोण समद्विभाजक आकर मिलते हैं, वहां पर क्या बनता है, इन सेंटर बन जाता है। वहां पर क्या बन जाता है, इन अंतः केंद्र बनता है। इन सेंटर का मतलब क्या होता है, इन सेंटर के मतलब की अगर बात की जाए तो आप उसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बताना चाहता हूं। इन सेंटर का मतलब यह होता है कि एक ऐसा बिंदु अगर आप उस पर कंपास रखकर घुमाएंगे तो वो क्या करेगा, वो एक सर्कल बनाएगा जो इस ट्रायंगल के अंदर ही अंदर रहेगा। ठीक है, एक ऐसा बिंदु, इन सेंटर इज ए पॉइंट। ठीक है, इन सेंटर क्या है, एक बिंदु है जिस पर आप कंपास रखकर घुमाएंगे तो ये क्या बनेगा, एक ऐसा सर्कल बनाएगा जो इस ट्रायंगल के अंदर ही अंदर रहेगा। इस बात का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसलिए हम इन सेंटर को निकालते हैं कि इन सेंटर क्या है। समझे इस बात की गहराई को आप। ठीक है, आप इस बात की गहराई को समझ पा रहे हैं कि इन सेंटर का हमारे पास यूज क्या होता है। अब हम अगली प्रॉपर्टी पर चलते हैं कि जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं उसका हम और क्या यूज कर सकते हैं एक ट्रायंगल में, इसको और ध्यान से समझते हैं। इससे पहले एक बार सभी साथी मिलकर क्लास को अच्छे से शेयर कर देंगे। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। शेयर करते हुए क्लास को आगे लेकर चलते हैं बढ़िया शानदार तरीके से। अब देखो, आपको यह बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। सबसे पहले हम उसको देखते हैं, फिर उसके इफेक्ट के बारे में जानेंगे और उस पर क्वेश्चन करेंगे। जैसे ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC। ठीक है, और हमने यहां पर एक एंगल बाइसेक्टर बनाया। हमने यहां पर क्या किया, एक एंगल बाइसेक्टर बनाया इस तरह से। जैसे ही ये एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को छुएगा, मान लेते हैं बिंदु D पर छू रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, एंगल बाइसेक्टर है और ये सामने वाली भुजा बिंदु D पर छू रहा है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, जो इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, जो इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। तो मुझे पता है कि जो इसकी साइडों, आपको एक प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है कि भाई साहब जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो सामने वाली भुजा को काटता है। जिस बिंदु पर भी ये काटता है ये उसको किस अनुपात में बांटेगा ये हमें निकालना है। मतलब जो ये एंगल बाइसेक्टर A है, AD है, ये BC भुजा को D बिंदु पर काट रहा है, तो ये इसको किस अनुपात में बांट रहा है अगर हमसे ये पूछा जाए तो AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC होगा, इज इक्वल टू BD अपॉन DC होगा। ये आप ध्यान रखना। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं कि अगर तीसरे बिंदु से, ठीक है, इस सामने वाली भुजा पर एक एंगल बाइसेक्टर मिलाया जाता है तो बाकी दो भुजाओं का अनुपात किसके अनुपात के बराबर होगा, जिस भुजा पर ये इसको काटेगा।
बाकी दो भुजाओं का अनुपात, ये कौन कौन सी भुजा, ए बी अपॉन ए सी, इसका अनुपात किसके बराबर होगा, जो आपके पास जिस भुजा पर ये एंगल बाइसेक्टर जाकर मिलेगा उसके अनुपात के बराबर होगा। ये इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है, ये आंतरिक कोण समद्विभाजक की प्रॉपर्टी होती है, आप इसको ध्यान रखना। अगर हम यहां पर बी बिंदु से इस पर एंगल बाइसेक्टर बनाते, अगर हम बी बिंदु से इस पर एक एंगल बाइसेक्टर बनाते, मानते हैं बी ई, तो ये इसको किस अनुपात में काटता, ए बी अपॉन में बी सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, इस अनुपात में इसको बांटता। ये आपको ध्यान रखना है, इनका अनुपात क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। ये एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हम उनको ध्यान से देखेंगे कि इस पर किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। हम उनको ध्यान से भी देखेंगे कि इस पर किस किस तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं, ध्यान से आप देखना और समझना और उसका आंसर करना। ये देखिए आरआरबी जीजी, ठीक है, ये भी आरआरबी का कोई पार्ट होगा, गुड्स गार्ड्स होगा मुझे लग रहा है। उस पहले ये एग्जाम अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग होता है, ठीक है, होता था, ठीक है। तो उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से यहां पर भी ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से आप देखना कि ये क्या कहना चाहता है। ये कह रहा था कि बीएसी का एंगल बाइसेक्टर, बीएसी का एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, या फिर बीएसी का एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, बीसी भुजा पर डी पर छूता है, बीसी भुजा पर डी पर छूता है। अगर इसका मान 3 है और इसका मान 4 है और इसी तरह से इसका मान 7 है, तो आपको ए बी का मान बताना था। आपको क्या करना था, ए बी का मान बताना था। इन्होंने कहा है इफ ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी इन द फिगर देन ए बी इज, ये हमसे पूछा गया। इफ ए डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी, ए डी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है बी ए सी का, तो हमें क्या बताना है, ए बी का मान बताना है। ये हमें दिया हुआ है, ये बाकी चीजें हमें क्या दे रखी हैं, सब दे रखी हैं। तो मुझे यहां पर पता चला इसका मान 3 है, इसका मान 4 है और इसका मान 7 है, मुझे ए बी का मान बताना है। क्या मैं बता सकता हूं, आप कहेंगे बिल्कुल, आंखों ही आंखों में हो जाएगा ये तो आपको पता था कि भाई साहब इसका मान क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, ये होगा। बी डी अपॉन डी सी का मतलब क्या हुआ, 3/4 हुआ। ए बी का मान हमें निकालना है, हम ए बी के मान को ए बी लिखेंगे। ए सी का मान क्या होगा, 7, हम 7 लिखेंगे। और ये क्या होगा, 3/4। तो ए बी का मान क्या होगा, 7 या 21, 21/4। आप इसको बांटेंगे, आप इसको जैसे ही बांटेंगे 5.25 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हुआ, सी, सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा सी सही होगा, सी, सी इज द राइट आंसर। क्या आप बात की गहराई को समझ पा रहे हैं। ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, ये होगा, हम जानते हैं, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी है। इस पर क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। आप देखेंगे आगे और चलता हूं, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन आपको और दिखाता हूं, उस क्वेश्चन का आप खुद से आंसर करेंगे कि उसमें क्या कहना चाह रहा था, ये ध्यान से आप देखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास है, इसका आप क्या आंसर करेंगे, ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं, इसमें क्या कहना चाहता है। इन्होंने कहा त्रिभुज एबीसी में एडी कोण ए का समद्विभाजक है तथा ए बी ए सी तथा बी सी की लंबाई हमें दे रखी है, तो बी डी की लंबाई बताओ कि बी डी की लंबाई क्या होगी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, इन ए ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल क्या है आपके पास, एबीसी एक ट्रायंगल है और इसमें एडी क्या है, एडी, एडी हमारे पास यहां पर ए कोण का समद्विभाजक है। एडी क्या है, ए कोण का समद्विभाजक है जो बीसी भुजा को छूता है। अब हमें यहां पर क्या कहा गया, ए बी की लंबाई कितनी है 10 और ए सी की लंबाई कितनी है 14 और बी सी की लंबाई हमारे पास क्या दे रखी है 6। बी सी की लंबाई क्या दे रखी है 6। हमें क्या पूछा गया, हमसे बी डी का मान पूछा गया। हमसे किसका मान पूछा गया, बी डी का मान पूछा गया। क्या आप इसका मान बता सकते हैं, आप कहेंगे बहुत अच्छे से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता था कि बी डी अनुपात डी सी क्या होगा, 10:14 होगा, यही तो होगा। बाकी की भुजाओं का अनुपात क्या है 10:14, तो ये कितने पर कटा, 5 और 7 पर। तो आपको इस 6 सेंटीमीटर लंबी भुजा को 5:7 में बांटना है। आप कैसे बांटोगे, 6 गुना में बीडी का मान बताना है। बीडी का मान क्या हुआ 5, भाग कितने से होगा 12 से, 6 दूनी 12,
तो आपका आंसर क्या आया 2.5। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। हमारे पास ट्रायंगल एबीसी दे रखी थी, एडी इसका क्या था, बाइसेक्टर था। एबी का मान अगर 10 है, एसी का मान अगर 14 है, तो बीसी का मान आपके पास क्या है, 6 है। आपको बीडी का मान बताना था कि बीडी का मान क्या होगा। आपने कहा बीडी रेशो डीसी 10/14, 5/7। आपको इसमें से 5 का मान बताना है, 5/12, तो आपके पास क्या आ गया, 2.5 आ गया। 2.5 इज द राइट आंसर। 2.5 इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। 2.5 इज द राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछता है। अगर आप आगे बढ़ेंगे, आगे भी आपको दिया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चंस की ओर आपको मैं लेकर चलता हूं, इसमें और क्या कह रहा है, ठीक है। जैसे ही आप यहां पर देखेंगे, इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। 43 नंबर हमारा हो गया, ठीक है। हाँ, आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया ALP 2018, अभी रिसेंट के एग्जाम्स में, जो भी रिसेंटली एग्जाम हुआ है, उसमें भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है, अभी मैंने SSC के भी कुछ पेपर आपके साथ डिस्कस किए थे, उसमें मैंने आपको ये प्रॉपर्टी फिर से रिपीट करके समझाई थी। जिसने सुपर 30 सेशन लिया होगा, सुपर सुबह वाला, उनको वो पता होगा, उन्होंने इस क्वेश्चन को खुद देखा होगा। तब जैसे आप इसको देखें, इससे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। देखते हैं इसमें क्या क्या कह रहा है। इसमें इन्होंने कहा त्रिभुज ABC में AB 12 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ABC में AB कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे लिख लो। AB कितनी है, 12 सेंटीमीटर। आगे देखो, और एंगल A का आंतरिक कोण समद्विभाजक भुजा BC पर D पर काटता है। भुजा BC को D पर काटता है, मतलब क्या है, जो इसका एंगल बाइसेक्टर होगा, ठीक है, ये इसको यहां पर काटेगा, किस बिंदु पर, D पर काटेगा। किस पर काटेगा, D पर काटेगा। अब हमें यहां पर पता है कि BD का मान क्या दे रखा है, 7 दे रखा है, और इसी तरह से DC का मान क्या दे रखा है, 8.75 दे रखा है। DC का मान क्या दे रखा है, 8.75 दे रखा है। हमसे CA का मान पूछा है कि CA का मान क्या होगा, क्या बता सकते हैं, बहुत अच्छे से हमें पता है भाई साहब, AB/AC मतलब 12/x इज इक्वल टू 7/8.75 है। आप इस पॉइंट को हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर आ जाएंगी। अब देखो ये कितने पर कट रहा है, क्या ये 25 पर कट रहा है, हम चेक करते हैं। मुझे लग रहा है कि ये 25 पर कट जाएगा, ठीक है। आप इसको 25 पर काटिए, 25 चौका 100, ये तो 4 गया, 25 तिया 75 और 25 पांजे 125। ये वाली बात बिल्कुल क्लियर। और अब आप इसको यहां पर देखेंगे, यहां पर 7 पांजे 35 से ये कट जाएगा। अब देखो 4 तिया 12 से ये कट गया, तो x का मान क्या आ गया, 5 तिया 15, 15 इज द राइट आंसर। अगर आप सीधा सीधा इस प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों का आंसर बहुत आसानी से कर देंगे। और ऐसे क्वेश्चन आपके हर तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो SSC का हो, चाहे NTPC का हो, चाहे ALP का हो, किसी भी तरह का एग्जाम हो, ये ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से समझा रहा हूं आपको। यहां पर ट्रायंगल ABC थी, AB का मान 12 था, AC का मान मुझे निकालना था, जबकि मुझे BC का मान में BD और DC का मान हमें पता था कि BD का मान 7 है और DC का मान क्या है, 8.75 है। मुझे पता था अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये इसको सामने वाली भुजा को टच करेगा। 12/x इज इक्वल टू 700/875। हमने इसकी काटा पीटी सब की तो x का मान क्या आ गया, 15 आ गया। x इज इक्वल टू 15 इज द राइट आंसर। आप बिल्कुल सही खेल गए यहां पर। अगले क्वेश्चन की ओर आपको लेकर चलता हूं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, ध्यान से आप देखेंगे। अगर मैं अगले क्वेश्चन की आपसे चर्चा करूंगा तो उससे पहले एक कंसेप्ट आपको और बताता हूं। ये तो हमारा तब था कि जब ये आंतरिक कोण समद्विभाजक है। ये हमारा कब था, जब ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। अगर ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो, ठीक है, अगर ये बाहरी कोण समद्विभाजक हो, तब आप इसको कैसे करेंगे, इसको ध्यान से देखते हैं। अगर ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो तो भाई साहब, जैसे ही ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर होगा, पहले देखो ABC हमारे पास है और यहां पर मान लेते हैं D बिंदु है। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये है कि ये बाहरी कोण का एंगल बाइसेक्टर हो। जैसे मान लो ये एक बाहरी कोण है और इसका मैं एंगल बाइसेक्टर बना रहा हूं, ठीक है। इसका एंगल बाइसेक्टर मान लो ये बन गया, ठीक है, और ये जाकर इसको इस बिंदु पर छू रहा है, ये D बिंदु है, ठीक है। ये क्या है, D बिंदु है और ये जाकर इसको उस पर छू रहा है। अगर ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, अगर ये बाहरी है, देखो ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, मुझे कैसे पता चला भाई साहब, अगर अंदर के कोण को बाइसेक्ट कर रहा है तो ये आंतरिक कोण समद्विभाजक है। अगर ये बाहर के कोण को बाइसेक्ट कर रहा है तो ये
बाहरी कौन समद्वि भाजक है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। बात बिल्कुल सही। तो भाई साहब आपको यहां पर पता चल गया कि जब ये इसको देखो बाहर का कौन था, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इसको दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। अब आपको पता है कि भाई साहब मानते हैं इसका मान दे रखा है एक्स, इसका मान क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है। तो इसमें भी क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू पूरा इंटू अधूरा। ये ध्यान रखना, इसमें क्या रहेगा, पूरा इंटू अधूरा, पूरा इंटू अधूरा, मतलब बी डी अपॉन सी डी, ये ऐसे रहेगा। ये ध्यान रखना। एक बार फिर से समझा रहा हूं, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू पूरा, पूरा मतलब बी डी और अधूरा मतलब सी डी। ये ध्यान रखना आप, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी, ये ऐसा होता है। आप इसको ध्यान रखेंगे। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर पर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, वैसे बहुत रेयर पूछता है क्वेश्चन इस पर पूछ लेता है कभी कभी। तो अगर आप इस प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो एक क्वेश्चन इस पर हो जाए, ठीक है, शानदार सा, ताकि आप इस प्रॉपर्टी को भी ध्यान से समझ लें। और अगर आपने अभी तक भी क्लास को शेयर नहीं किया है तो भाई साहब है डंडा निकलेगा फिर। एक बार सभी साथी क्लास को शेयर करके आगे लेकर चलेंगे बढ़िया तरीके से। देखिए इसमें क्या कह रहा था, इसमें कह रहा था इन ए ट्रायंगल एबीसी एडी इज एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एडी क्या है, एक एंगल ए का बाहरी कौन समद्वि भाजक, ठीक है। इसको मुझे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि भाई साहब ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये इसका एंगल बाइसेक्टर भी बनाना है। मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं, यहां पर ये ऐसे हुआ, ऐसे आएगा। ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, एबीसी। अब देखो, अब हमें ये कह रहा था सीए का मान है 6, जिसका जैसे जैसे बोलेगा वैसा वैसा लिखेंगे। बीसी का मान है 10, मैंने लिखा 10। एबी का मान है 10, मैंने लिखा 10, ठीक है। और हमसे सीडी का मान पूछा, सीडी ये रहा। हमसे इस एक्स का मान पूछा कि इसका मान क्या, मैंने कहा बता दे। कैसे भाई साहब, आपको पता था 10/6 इज इक्वल टू पूरा इज इक्वल टू 10 प्लस में x अपॉन में क्या रहेगा x। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10x इज इक्वल टू 60 प्लस में 6x। तो भाई साहब 4x किसके बराबर हुआ, 60 के। तो x किसके बराबर हुआ, 15 के। 15 इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा कि नहीं। एक आप फिर से ध्यान से देखो, फिर से समझा रहा हूं, मैंने आपको ये अभी अभी प्रॉपर्टी समझाई थी कि अगर आंतरिक कोण समद्वि भाजक हो तो दोनों जो नीचे जिस भुजा को ये काटेगा, जिस बिंदु पर काटेगा उसका अनुपात, और जो दो बाकी को भुजाएं हैं, दो भुजाएं हैं, उनका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये एक्सटीरियर एंगल है, अगर ये बाहरी कोण समद्वि भाजक है, ठीक है, तो ये जिस बिंदु पर जाकर मिलेगा उसका पूरा और अधूरा किसके बराबर होगा, बाकी की जो दो भुजाएं हैं उनके अनुपात के बराबर होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आपसे खेले जाते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान से समझनी थी। एक प्रॉपर्टी आपको और समझा रहा हूं, उसको भी ध्यान से सुनना, उस पर भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। एक कंसेप्ट आपको और लेकर चलता हूं आपके साथ, उसको भी आप ध्यान से देखेंगे। अगर मैं उसकी बात करता हूं तो वो ये है कि भाई साहब, जैसे हमें पता है कि जो एक ट्रायंगल होती है उसका इन सेंटर किन से मिलकर बनता है, एंगल बाइसेक्टर से मिलकर बनता है। आपको कभी इसका रेडियस निकालने के लिए कहा जाए, आपको कभी इसका रेडियस निकालने के लिए कहा जाए तो आप इसके रेडियस को कैसे निकालेंगे। इसका रेडियस होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया भाग किससे, अपॉन सेमी पेरीमीटर। अपॉन क्या रहता है, सेमी पेरीमीटर रहता है। हिंदी में बात करता हूं तो ये रहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, हिंदी में त्रिभुज का क्षेत्रफल भाग किससे होगा, सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप। सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप, इसको आप ध्यान रखना। ये प्रॉपर्टी भी बहुत बार यूज होती है, ठीक है। इसको आप जितनी बार यूज करेंगे उतना ज्यादा सही रहेगा। रेडियस, रेडियस क्या है, ठीक है, जब कभी भी आपसे आंतरिक, ठीक है, इंटरनल सर्कल का रेडियस पूछेगा, ध्यान से फिर से सुन लें, इस पर भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है। होगा क्या कि आपको रेडियस दिया होगा, एरिया दिया होगा, आपसे सेमी पेरीमीटर पूछ लेगा या फिर पेरीमीटर पूछ लेगा।
या फिर हो सकता है आपको रेडियस दे रखा हो, सेमी पेरीमीटर दे रखा हो, या पेरीमीटर दे रखा हो, क्योंकि पेरीमीटर का आधा ही क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है। हो सकता है रेडियस दे रखा हो, पेरीमीटर दे रखा हो, एरिया पूछ ले, आप पजल हो जाओ कि ये क्या कह रहा है। तो तब पजल नहीं होना, तब आपको ये फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। देखो एडवांस मैथ कुछ सूत्रों पर डिपेंड करता है, अगर आप उन सूत्रों को जानते हैं तो एडवांस मैथ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस पर मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं, मैं आपको एक एक प्रॉपर्टी बता रहा हूं, ठीक है, साथ में उस पर बेस्ड एक एक क्वेश्चन भी दिखा रहा हूं, ताकि आप उन सब क्वेश्चनों को देख सकें और समझ सकें कि ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। जैसे देखो ये क्वेश्चन आपके सामने है, यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 28 सेंटीमीटर है और इसकी अंत्य त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 28 सेंटीमीटर and its in radius is 3.5 सेंटीमीटर, then what is its area। तो इसका एरिया क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। मैंने आपको अभी बताया था कि ऐसा क्वेश्चन इसमें बन सकता है। ध्यान से देखेंगे आप कि इसमें क्या क्या कह रहा था। मुझे पता था कि इन रेडियस क्या होता है, मुझे पता है इन रेडियस होता है एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, और इसका मुझे यहां पर क्या दे रखा है, इन रेडियस 3.5 मतलब 35/10 हो गया है, और मुझे इसका परिमाप दे रखा है और एरिया मुझे बताना है। परिमाप का आधा क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है, सेमी पेरीमीटर होता है। तो 28 सेंटीमीटर अगर परिमाप था तो इसका आधा क्या होगा, 14 सेमी पेरीमीटर होगा। अब आप इसको काटें, जो भी इस पर कट रहा है, ठीक है, 5 दूनी 10, नहीं 5 पर नहीं कटेगा, ठीक है, हाँ चलो 5 पर काट लो, 5 दूनी 10 और 7, और यहां पर ये गया 7 पर, तो एरिया कितना हो गया, 49 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। 49 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ता हूं, ठीक है। देखो अब मैं आपको एक कंसेप्ट की और लेकर जाना चाहता हूं, ध्यान से आप उसको समझना कि अगला कंसेप्ट क्या है, ठीक है, ध्यान से आप समझेंगे कि अगला कंसेप्ट क्या है, इसको आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट आपका क्या है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। अभी तक हमने क्या चर्चा की, पहले हम उसको थोड़ा सा बैक में चलते हैं, जैसे होता है ना रीबैक, ठीक है, उसको थोड़ा सा फिर से रिवाइज करते हैं। अभी तक हमने ये चर्चा की कि जहां कहीं भी सभी एंगल बाइसेक्टर आकर मिलेंगे आंतरिक, वहां पर क्या बनेगा, एक इंटरनल सर्कल बनेगा। वहां पर क्या बन सकता है, वो इन सेंटर होता है, और उस पर प्रकार रखने से एक इन सेंटर, एक इन सर्कल बन जाएगा। आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि यार ये तो हमने इन सर्कल बना दिया, अगर मैं आउटर सर्कल बनाऊं तो आउटर सर्कल कैसे बनेगा। ये तो हमने क्या बनाया, इन सर्कल बना दिया। अगर मुझे आउटर सर्कल बनाना हो तो मैं आउटर सर्कल कैसे बनाऊंगा, तो इसके ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं। जब कभी भी आपको आउटर सर्कल बनाने के लिए कहा जाए तो आप एक बात ध्यान रखना, जहां कहीं पर भी, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आकर मिलते हैं, वो क्या होता है, वो हमारा सर्कम सेंटर होता है। वो इसको क्या कहते हैं, सर्कम सेंटर कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है। मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं, और मैं अभी आपको इसका एक एग्जाम्पल भी दूंगा कि रियल लाइफ में हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। ये क्या है, परिकेंद्र है, ये क्या है, परिकेंद्र है, सर्कम सेंटर है। जिस बिंदु पर आकर सभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं, जिस बिंदु पर आकर सभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को लंब समद्वि भाजक क्या कहते हैं, लंब समद्वि भाजक। जिस बिंदु पर सभी लंब समद्वि भाजक आकर मिलते हैं, वो क्या होता है, इसको उस पॉइंट पर क्या बनता है, उस पॉइंट पर सर्कम सेंटर बनता है, उस पॉइंट को सर्कम सेंटर कहा जाता है। जैसे मान लो कि हमारे पास ये एक बिंदु है, ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, एक रफली लाइन से ले लेता हूँ। जैसे मान लो कि हमारे पास है ये, ठीक है, और इस तरह से हमारे पास है ये, और इस तरह से हमारे पास है ये, इस तरह से, ठीक है। मान लो ये बिंदु ऐसा, थोड़ा सा इसको डार्क सा कर लेते हैं, इस तरह बिंदु बने। भाई साहब ये इनको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर में अंतर क्या होता है, इसको ध्यान से देखो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि ये 90 डिग्री का कोण तो यहाँ बनाएगा ही बनाएगा, परपेंडिकुलर तो ये है ही है, साथ में इन भुजाओं को भी 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा, साथ में इन भुजाओं को भी 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा। जैसे ये इनको 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा तो आप समझ जाओगे कि ये क्या है,
90 डिग्री का कोण भी बना रहा है और दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। आप जैसे ही इस पर कंपास रखकर ऐसे घुमाना चाहेंगे, मेरा हाथ छोटा पड़ रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऐसा पूरा घूमेगा। ये क्या करेगा, ऐसा पूरा घूमेगा। आप जैसे ही इस पर कंपास रखकर घुमाना चाहेंगे तो ये क्या करेगा, उसके चारों तरफ घूमेगा, ऐसा एक सर्कल बन जाएगा। और ये सर्कल आपका क्या कहलाएगा, ये सर्कम सर्कल कहलाएगा। ये सर्कल आपका क्या कहलाएगा, सर्कम सर्कल कहलाएगा। ऐसा सर्कल, ऐसा वृत्त जो इन सभी जो ट्रायंगल के शीर्ष बिंदु हैं, जो इन सभी ट्रायंगल के शीर्ष बिंदु हैं, पॉइंट हैं, उनसे पास भी कर रहा है और साथ ही साथ ये इन सबसे बराबर दूरी पर भी है। अगर मैं इसको बहुत थोड़ा सा साफ करके बनाऊं, है ना, देखो इसी को मैं अगले पेज पर एक बार फिर से बना रहा हूं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, अभी ध्यान से आप देखना। देखो परिकेंद्र की हमें क्या जरूरत पड़ती है, ठीक है, और हमें इन सबको क्यों निकालना होता है, इन सब के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। जैसे मुझे पता है कि ये एक बिंदु है, ठीक है, जिससे पर मैंने कंपास को रखकर घुमाया और ये क्या सर्कम सेंटर है, परिकेंद्र है। एक बात मुझे बताओ, अगर ये ऐसा बिंदु है तो ये क्या होगा, ये रेडियस होगा। अगर ये ऐसा बिंदु है तो ये क्या होगा, ये रेडियस होगा। ये भी क्या होगा, रेडियस होगा। और ये भी क्या होगा, रेडियस होगा। होगा कि नहीं, है ना। जिस बिंदु पर सभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आकर मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, सर्कम सेंटर कहते हैं। खुद से ही कह रहा है कि सर्कम, ठीक है, सर्कम सेंटर मतलब जो इसको पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले ले, जो पूरी तरह से इसको चारों तरफ से घेर ले। तो यहां पर बताओ, यहां पर क्या एंगल बनेगा, यहां पर हमेशा इस शीर्ष पर बने एंगल का दुगना कोण बनेगा। यहां पर हमेशा इस शीर्ष पर बने कोण का, मान लेते हैं इस शीर्ष पर बन रहा है थीटा, तो यहां पर बनेगा 2 थीटा। ये ध्यान रखना कि यहां पर हमेशा हमेशा BOC ले लेते हैं, इसको BOC मान लेते हैं, BOC है तो BOC पर हमेशा कितने डिग्री का कोण बनेगा, जितना भी उसके शीर्ष पर एंगल बना है उसका दुगना कोण बनेगा। मानते हैं अगर ये हमसे AOC पूछता तो भाई साहब अगर ये थीटा है तो ये कितना होता 2, अगर मान लो ये 30 डिग्री है तो ये कितना होता 60 डिग्री हो जाता। अगर मान लेते हैं ये हमसे कुछ और मतलब इस एंगल के बारे में पूछता तो C का दुगना हो जाता। इस शीर्ष पर जो भी एंगल बनेगा उसका क्या होगा, दुगना होगा। क्या आप इसको रियल लाइफ में यूज करके दिखा सकते हैं, मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल, हम इसको रियल लाइफ में यूज करके दिखा सकते हैं कि इसका रियल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है ना, इसका रियल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है मैं आपको अभी दिखाता हूं। एक क्वेश्चन आप देखिए और उसका आंसर करेंगे कि उसमें आप उससे क्या समझते हैं। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, देखो देखो क्या कह रहा है, देखो A, B तथा C तीनों घर एक पंक्ति में नहीं है। तीनों घरों के लिए सम्मिलित रूप में तथा तीनों से समान दूरी पर एक कुआं खोदा जाना है। A, B and C 3 houses are not in a row. A well is to be dug for all the 3 houses together and at the same distance from all 3. Where should the well be dug? इन्होंने क्या कहा कि 3 घर हैं, वो क्या है, सेम रेखा में नहीं है। वो क्या है, तीनों घर सेम रेखा में नहीं है। तो इसका मतलब वो तीनों घर अलग अलग उसमें हैं, ठीक है, वो तीनों घर अलग अलग हैं। मान लेते हैं कि एक घर कहाँ है, ठीक है, मान लेते हैं एक घर यहाँ है, एक घर यहाँ है, मान लेते हैं एक घर यहाँ है, नहीं है भाई साहब तीनों अलग अलग, तो ये ऐसे हो जाएंगे। तो ये क्या बना रहे हैं, एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है, एक ट्रायंगल बना रहे हैं। तीनों घर एक रेखा में तो नहीं है, ठीक है, ये क्या अलग अलग पोजीशंस पर है, एक ट्रायंगल बना रहे हैं। तो इन्होंने यहां पर पूछा कि इन सब के लिए एक कुआं खोदा जाना है, ठीक है, इन सब ने मिलकर डिसाइड किया कि भाई साहब एक कुआं खोदते हैं, एक साझा कुआं खोद लेते हैं जिसमें से सब पानी निकाल लेंगे, सबके पानी काम आ जाएगा। इन्होंने कहा ठीक है भाई साहब, डिसीजन तो सही है भाई साहब, एक बार बार सब अलग अलग कुआं खोदेंगे, उससे बेहतर क्या है एक कुआं सब मिलकर खोद लेते हैं। तो ये कह रहा है कि भाई, ये कह रहा मेरे घर के पास खोदो कुआं। सबको ऐसे हुआ कि मेरे घर के पास कुआं खोदा जाए कि भाई साहब देर सवेर जरूरत पड़े तो मैं ले आऊं पानी। ये कहे मेरे घर के पास, ये कहे मेरे घर के पास। तो कोई सियाना बंदा आया, इन्होंने उससे पूछा कि भाई साहब किसके घर के पास कुआं खोदे, तो उन्होंने कहा तुम सेंटर में खोद लो, सेंटर में यहाँ। अब उसने कहा कि सेंटर पता कैसे चलेगा, उसने कहा तुम परिकेंद्र निकाल लो, उसने कहा तुम सर्कम सेंटर निकाल लो,
क्योंकि अगर तुम यहां पर सरकम सेंटर पर कुआं खोद दोगे तो भाई साहब ये तुमसे भी बराबर दूरी पर पड़ेगा, तुम्हें भी बराबर दूरी पर पड़ेगा और तुम्हें भी बराबर दूरी पर पड़ेगा। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि ये सरकम सेंटर पर क्या करेंगे, कुआं को खोद देंगे। अब किसी के मन में डाउट आ रहा होगा कि लंब केंद्र क्या है। लंब केंद्र होता है ऑर्थो सेंटर, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लंब केंद्र क्या है, ऑर्थो सेंटर है। तो ये क्या करेंगे, ये परिकेंद्र पर बना देंगे। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। मैथमेटिक्स इज रियल लाइफ एंड रियल लाइफ इज मैथमेटिक्स, इसको ध्यान रखना आप, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये ऑप्शन बी पर जाएंगे, सरकम सेंटर पर क्या बना देंगे, कुआं खोद देंगे और ये कुएं से सबको क्या होगी, बराबर दूरी पड़ जाएगी। इस तरह का क्वेश्चन आपको बोला गया था। देखो एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूं, ठीक है। आप उस क्वेश्चन का क्या आंसर करेंगे मेरे को बताना। मानते हैं आपके पास एक ट्रायंगल है, क्या मान रहे हैं, आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं तो ये ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है। ये ट्रायंगल क्या है, एबीसी है। आपको यहां पर दे रखा है एंगल ए का मान दे रखा है, मान लेते हैं 90 डिग्री दे रखा है, नहीं 90 मतलब मानते हैं 60 डिग्री दे रखा है। क्या दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। इन्होंने क्या मान दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। और और क्या बनाऊं मैं इसमें, ठीक है, हाँ इस तरह से ये है। और आपसे पूछा गया कि एंगल ओ बी सी का मान क्या होगा। आपसे क्या पूछा गया, एंगल ओ बी सी का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। आपको यहां पर एबीसी एक ट्रायंगल दे रखी है जिसमें एंगल ए क्या है, 60 डिग्री का है। आपसे बीओसी का मान नहीं पूछा, आपसे ओबीसी का मान पूछा है। और ये कहा गया है ओ इज सरकम सेंटर। ओ क्या है, सरकम सेंटर है। ओ क्या है, सरकम सेंटर है, परिकेंद्र है। ओ इज सरकम सेंटर, ओ क्या है, परिकेंद्र है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आप इस क्वेश्चन का कैसे आंसर करेंगे, ध्यान से बताइए मुझे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कभी कभी देखा जाता है। तो आप जैसे इस क्वेश्चन को देखेंगे, आपको दे रखा है कि एंगल ए क्या है, 60 डिग्री का है और ओ क्या है, ओ परिकेंद्र है। अगर ओ परिकेंद्र है और भाई साहब ये 60 डिग्री का कोण है तो ये कितने डिग्री का कोण होगा, ये 120 डिग्री का कोण होगा। भाई साहब अगर ये 120 है तो ये और ये तो बराबर है, ये तो रेडियस है भाई साहब, ये तो हमें पता है। ये क्या है, ये रेडियस है, आपको पता है, क्योंकि अगर आप इसके सर्कल बनाएंगे इसको ऐसे घुमाते हुए तो ये तो रेडियस है। तो आपको पता चल गया कि ट्रायंगल बीओसी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल बीओसी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर ये 120 डिग्री है तो बाकी का कोण कितने डिग्री के बचे, 180 में से 120 को माइनस करेंगे, 60 डिग्री के बचे। इन दोनों कोण का जोड़ क्या होगा, 60 डिग्री होगा। और ये दोनों कोण बराबर भी होंगे क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो एक का मान क्या होगा, इसका आधा होगा। 30 डिग्री इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। 30 डिग्री इज द राइट आंसर, ध्यान रखना, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, ओबीसी का मान पूछता या ओसीबी का मान पूछता, आपसे कुछ भी पूछता, अगर बी और सी एंगल के बारे में, तो आप दोनों का मान क्या होता, सेम होता। एक बार फिर से समझा रहा हूं, अगर ये एंगल आपके पास 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, 120 होगा। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये बराबर, तो ये क्या बन गए, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई तो 180 में से 120 गए, बचे कितने, 60 डिग्री। तो आपने 60 का आधा किया, 30 और 30 आ गया, तो 30 डिग्री इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, ध्यान से आप देंगे। इसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन आपसे अभी रिसेंटली एग्जाम्स में पूछा गया था। कहां पर, आरआरबी जेई में भी पूछा गया था एक क्वेश्चन, ठीक है। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, आरआरबी जेई का क्वेश्चन है ये क्या है, आरआरबी जेई का है, ये रेड करना भूल गए ये, ठीक है। ये रहा, ये आरआरबी जेई का क्वेश्चन है। इफ ओ इज द सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी एंड ओडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी देन फाइंड। हमसे क्या पूछा गया, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे बढ़िया तरीके से। इसमें क्या कहना चाहता है, आपको यहां पर कहा गया O इज द सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल ABC एंड OD
ओ क्या है, सर्कम सेंटर है ट्रायंगल ABC का। ओ क्या है, सर्कम सेंटर है ट्रायंगल ABC का। ठीक है, आपको यहाँ पर ये ऐसा बनाया गया, ABC एक ट्रायंगल है। ठीक है, ओ क्या है, सर्कम सेंटर है, परी के अंदर है। ठीक है, और OD BC पर लंब है। OD, ओ क्या है, परी के अंदर है, और OD क्या है, BC पर लंब है। तो कोण BOD का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, कोण BOD का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। आप यहाँ पर इसको ऐसे मिला सकते हैं, आपसे BOD इसका मान पूछा गया कि इसका मान क्या होगा। मुझे एक बात बताइए, अगर ये एंगल A है, ठीक है, तो ये टोटल एंगल क्या होगा, ये पूरा, ये 2A होगा। ये पूरा एंगल क्या होगा, 2A होगा। एक बात मुझे और बताओ, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, और ये वाला थीटा है तो ये भी थीटा है, तो भाई साहब ये भी दोनों बराबर होंगे, क्योंकि एक ट्रायंगल के सभी कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो सकता है। अगर ये 90 तो ये भी 90, क्योंकि परपेंडिकुलर तो है ही, इन्होंने बोल दिया। भाई साहब ये अगर थीटा तो ये तो थीटा हो गई, क्यों, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये तो। अगर मैं BOC ट्रायंगल की बात करता हूं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। भाई साहब दो कोण बराबर तो तीसरा तो बराबर होना ही पड़ेगा। तो भाई साहब अगर ये पूरे कोण का मान 2A है तो आधे का मान क्या होगा, ये ही होगा। तो ऑप्शन A इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन A इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन A इज द राइट आंसर। इस बात का आप ध्यान रखना, इस बात का आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, बार बार पूछा जाता है। आपको विचलित नहीं होना है, आपको आंसर करना है। ठीक है, सब चीजों को देखकर समझकर आंसर उसका करना है। चलो एक प्रॉपर्टी आपको और बताता हूं, अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं कि अगला कंसेप्ट आपका क्या होगा। ध्यान से आप उसको देखेंगे। अगर आपके पास एक यहां पर ट्रायंगल की बात की जाए, ठीक है, इसको देखेंगे आप, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, बार बार पूछता है। अगर आपके पास यहां पर एक ट्रायंगल ABC की बात की जाए और ये आपको कहे कि AB और AC भुजाओं के जो मध्य बिंदु हैं, ठीक है, AB और AC भुजाओं के मध्य बिंदु D और E, इनको मिलाया गया, इनको क्या किया गया, मिलाया गया। तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो ये भुजाएं होंगी, ये BC पैरेलल होगी DE के, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, पहली बात, BC क्या होगी, पैरेलल होगी DE के। सेकंड बात, जो DE होगी वो क्या होगी, आधी होगी BC। जो DE होगी वो क्या होगी, आधी होगी BC की। ये हमेशा हर साइड के लिए एप्लीकेबल होगा। जब कभी भी आप दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो वो मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाली भुजा तीसरी भुजा के समांतर होती है, तीसरी भुजा के पैरेलल होती है, और पैरेलल होने के साथ साथ तीसरी भुजा की आधी होती है। तीसरी भुजा की क्या होती है, आधी भी होती है। अगर मानते हैं आप यहां पर एक बिंदु और मिला बना देते E, ठीक है, तो ये भी क्या होती है इसकी, जो DE की, अच्छा E तो पहले ले रखा है हमने, हम इसका मान ले लेते हैं P ले लो, ठीक है, इसका मान ले लो P, ठीक है। तो जो DP होता, ठीक है, जो DP होता ये क्या होता, AC का आधा होता, ये क्या होता, AC का आधा होता। इसी तरह से अगर आप P और E को भी मिला देते तो जो PE होता ये आपका AB का आधा होता। इस तरह से ये होता। ठीक है, जिस भी दो भुजाओं की मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं उसकी जो तीसरी भुजा होती है, ये मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाली भुजा तीसरी भुजा के समांतर होती है, पैरेलल होती है और उसकी आधी होती है। इसको ध्यान रखना। अभी तक जिन्होंने भी क्लास को शेयर नहीं किया, शेयर कर दो अच्छे से। हैं, स्क्रीन से निकल कर आऊं क्या, डॉन तुझे बनाऊं क्या, हैं, ना मानेगा। देखो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे कैसे आपके बनते हैं, आप इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका दे रखा है, इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे। इसमें क्या कहना चाहता है, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं, बताइए मुझे, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं। एक त्रिभुज ABC में AB व AC के मध्य बिंदु D व E हैं। एक त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज आपको दिया गया है ABC, ठीक है, इसमें आपको क्या दे रखा है, ABC एक त्रिभुज है, उसके बाद AB व AC के मध्य बिंदु D और E हैं। AB और AC के मध्य बिंदु दे रखे हैं, AB का D और AC का E, ठीक है, और AB का मान क्या दे रखा है, 12। AB का मान क्या दे रखा है, 12,
और इसी तरह से BC का मान क्या दे रखा है 9। फिर हमें और क्या दे रखा है, AC का मान क्या दे रखा है 10। AC का मान क्या है 10। तो DE का मान हमसे पूछा है कि DE का मान क्या होगा। मैंने कहा इतना सब कुछ काहे दिया रे बाबा, सीधा बोलता BC का मान क्या है 9, तो भी मैं निकाल देता कि DE का मान क्या होगा, इसका आधा 4.5 होगा। DE का मान क्या होगा, इसका आधा 4.5 ही होगा। 4.5 इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। समझे। एक और क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। मैंने आपको समझाया था कि ये भाई साहब तीसरी भुजा कौन सी है, BC है, क्योंकि बाकी दो बिंदुओं के तो मध्य बिंदुओं को आप ले ही रहे हैं, तो आप उनको जोड़ेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखो RRB असिस्टेंट ड्राइवर, मुझे लग रहा है ये 2002 का पेपर है। इसमें किस तरह से कह रहा है ये आप इसको देखेंगे ध्यान से। इसमें किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, बताइए मुझे। एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हैं। इन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़कर एक और त्रिभुज बनाया गया है, तो दूसरे त्रिभुज का परिमाप सेंटीमीटर में होगा। ये हमसे पूछा गया कि दूसरे त्रिभुज का परिमाप क्या होगा सेंटीमीटर में। इस बात का हमें रिप्लाई करना था। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास ये एक त्रिभुज है ABC, ठीक है, इसकी भुजाएं हमें दे रखी हैं। आप इसकी भुजाओं को कुछ भी मान सकते हैं, जैसे 5, 8 नहीं है 6 है, ठीक है, 5, 6 और 7 ये हमारे पास है। फिर हमने इनके मध्य बिंदुओं को मिलाया, मानते हमने इसके मध्य बिंदुओं को मिलाया ऐसे, इसको मिलाया ऐसे और इसको ऐसे। ये है PQR, ठीक है। तो एक बात मुझे बताइए कि PR का मान क्या होगा अगर PR की बात करता हूँ, ठीक है। तो आप कहोगे PR इसके पैरेलल है। किसके पैरेलल होगी, AC के पैरेलल होगी, क्योंकि तीसरी भुजा AC है। आप कहोगे ये होगी 7/2। इसी तरह से मैं कहता हूँ PQ का मान क्या है, आप कहोगे 6/2। फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि RQ का मान क्या है, RQ, तो ये किसके पैरेलल है, 5 वाली के, 5/2। आप इनको जोड़ोगे ये क्या बनेगा, 6/2 और 5/2, 11/2, और ये क्या बनेगी एक साइड 7/2। तो आपको यहाँ पर, अच्छा कैसे कर लो कोई बात नहीं, 22 और 7, अच्छा ये 11/2 हुई, ठीक है। ये क्या हुई 11/2, ठीक है। सबके नीचे 2 है तो इनको जोड़कर आधा कर लो, ऐसा कर लो 18/2 हो गया। 18/2 मतलब 9 हो गया। 9 इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। 9 इज द राइट आंसर। 9 इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। 9 इज द राइट आंसर। बात की गहराई को समझे आप, ठीक है। 9 इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा, क्योंकि बाकी सबके पेरीमीटर को जोड़कर आधा कर देंगे, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी हम इसमें और भी बहुत चीजों को देखेंगे, क्या क्या। अभी हम इसमें ये देखेंगे कि भाई साहब कैसे एक सेंट्रोइड बनता है। सेंट्रोइड के बारे में अभी आपसे चर्चा करना बाकी है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इसमें और देखते हैं। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, बताइए। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, RRB लोको पायलट का? नहीं ये नहीं, इसको तो कल देखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और था 51 हुआ, चलो बाकी 1 सेकंड रुकना बस। चलिए ये वाले क्वेश्चन हमने कर लिए हैं डिस्कस, ठीक है। चलो एक कंसेप्ट आपको और बताता हूं मैं, फिर उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दूंगा घर पे करने के लिए, ठीक है। एक कंसेप्ट आपको बताता हूं, ठीक है। एक कंसेप्ट आपको और बताता हूं कि इसमें कैसे कह रहा है, ठीक है। ध्यान से आप देखेंगे
जैसे मानते हैं कि हमारे पास ये ट्रायंगल दे रखी थी, ठीक है, अभी समय है, जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखी थी, ट्रायंगल ABC, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इस लाइन के पैरेलल एक लाइन, मतलब इसके मध्य बिंदुओं को मिलाया। ये क्या है, P और Q है। तो एक बात बताओ मुझे, PQ की लंबाई कितनी होगी? मान लो कि ये बेस है, इसको मानते हैं B है, ये क्या है, बेस है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं B से। तो PQ की लंबाई कितनी होगी? B/2 होगी। PQ की लंबाई कितनी होगी? B/2 होगी। तो मुझे एक बात बताओ, हाइट का भी क्या रहेगा? हाइट भी आधी हो जाएगी। हाइट भी क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, इस पूरी ट्रायंगल की बात करूंगा तो पूरी ट्रायंगल का बेस क्या है? B है, तो इस वाली ट्रायंगल का बेस कितना होगा? B/2। पूरी ट्रायंगल की हाइट अगर h है तो इस वाली ट्रायंगल की हाइट कितनी हो जाएगी? h/2 हो जाएगी। हम दोनों के एरिया को कंपेयर करते हैं। इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अनुपात इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस, बेस क्या है? B/2 इंटू हाइट क्या है? h/2। भाई साहब हाफ से हाफ कट गया, B से B कट गया, H से H कट गया, तो आपको पता चला कि एरिया का अनुपात क्या आ गया? 4:1 आ गया। मतलब अगर पूरी ट्रायंगल का एरिया 4 है तो इस छोटी ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? 1 होगा। ये ध्यान रखना, इस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं। भाई साहब अगर पूरी ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ? ABC ट्रायंगल, और आधी ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ? PQR ट्रायंगल। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि भाई साहब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप इसका आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये कंसेप्ट दिया हुआ है, ठीक है, इसको आप अच्छे से समझना कि पूरी ट्रायंगल का एरिया अगर 4 है तो आधी ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? 1 होगा। आज की क्लास का एक आपको होमवर्क का क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप घर से करके लेकर आएंगे। फिर हम इसमें डिस्कस करेंगे, कल सेंट्रोइड के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेंट्रोइड क्या होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको अभी होमवर्क के लिए दे रहा हूं कि इस क्वेश्चन को आप घर से करके लेकर आएंगे। RRB JEE 2019 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो टोटली इस कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, जो टोटली क्या है? इसी कंसेप्ट जो मैंने आपको अभी बताया, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। आप इसको ध्यान से समझेंगे, समझते हुए आंसर करेंगे कि इसमें क्या कहना चाहता है, ठीक है। आज ऋषि कपूर जी का भी निधन हो गया, ठीक है। बॉलीवुड में एकदम से ऐसा होने लगा है, पता नहीं क्या हुआ, एकदम से इरफान खान जी का भी जैसे कल हुआ और आज ऋषि कपूर जी का भी निधन हुआ। ये बहुत ही दुखद समाचार है, ठीक है। एक अच्छे कलाकार रहे हैं वो अपने जीवन में, ठीक है, और मैं भी उनसे हमें कुछ ना कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रेरणा मैं आपको यही कहूंगा कि जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं है, मेहनत कीजिए जी जान से, ठीक है। जितनी ज्यादा आप मेहनत कर सकते हैं उतनी ज्यादा जी जान से मेहनत कीजिए, ताकि सफलता आपके पास आ जाए और आप सफलता तक पहुंच जाओ। देखो, जा तो सफलता हमारे पास आ जाए या फिर हम सफलता तक पहुंच जाएं, दोनों बातें हैं तो एक ही, पर दोनों का भाव अलग अलग है। तो आप जी जान लगा दो अपनी, इस जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं है। उस अंत क्षणों से पहले हमें क्या करना है? जीवन में सफल हो जाना है। आज के इस सेशन को यहीं तक रखता हूं, मिलता हूं फिर आपसे कल हम ट्रायंगल को खत्म करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसमें सेंट्रोइड बचा है और ऑर्थो सेंटर, फिर सिमिलर ट्रायंगल पर आ जाएंगे। बाकी सब प्रॉपर्टीज हम इसके आगे कुछ प्रॉपर्टीज 2D में भी पढ़ेंगे। आज की सेशन को यहीं तक रखता हूं, कल और भी इंपॉर्टेंट सेशन होगा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल से क्वेश्चन पूछता है और बहुत बार पूछता है, और सिमिलर ट्रायंगल से एक क्वेश्चन पक्का बनता ही बनता है। आज की सेशन को यहीं तक रखता हूं, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अगर आपने अभी तक एग्जामपुर परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन दबाकर जाना। सुपर 30 सेशन सुबह 8 बजे होता है, उसे लेना ना भूलें, और सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर की क्लास को भी जरूर लें। ऑफलाइन कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा इंतजार रहता है। होमवर्क वाला क्वेश्चन जो मैंने कल दिया था उसको भी कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, आने वाले कल में। आज की सेशन को यहीं तक, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।